गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम ब्रिटिश शासन में शिक्षा के विकास विषय का अध्ययन करेंगे, जो कि बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। ब्रिटिश शासन में शिक्षा का विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन के प्रारंभिक दिनों में भारत में शिक्षा के विकास के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए। 1781 ईस्वी में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। वह अरबी, फारसी व बांग्ला भाषाओं का जानकार था। चार्ल्स विल्किंस ने गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग ने लिखी। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसने प्राचीन भारत के इतिहास व संस्कृति की खोज व अध्ययन का कार्य किया। इसे बाद में रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल का नाम दिया। 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजरी ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की। डेविड हियर ने 1820 ईस्वी में कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय, डेविड हियर आदि ने 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया। ईसाई मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म प्रचार के लिए श्रीरामपुर कलकत्ता को केंद्र बनाया। बंगाल के डॉक्टर केरे, मार्शमैन और वार्ड सेरामपुर की डच बस्ती में रहने लग गए। ये तीनों मिलकर सेरामपुर त्रयी कहलाए। इन तीनों के प्रयासों के कारण 1799 ईस्वी में सेरामपुर मिशनरी का निर्माण हुआ। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए सालाना 1 लाख रुपए की राशि का प्रावधान रखा गया। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा का प्रसार का वास्तविक कार्य 1813 ईस्वी के बाद किया गया। 1833 ईस्वी के एक्ट में शिक्षा प्रसार हेतु इस रकम को 1 लाख से बढ़ाकर सालाना 10 लाख रुपए कर दिया गया। शिक्षा के माध्यम को लेकर 1823 ईस्वी में गठित लोक शिक्षा की सामान्य समिति के सदस्यों में विवाद था। एक दल प्राच्य शिक्षा का समर्थक था, दूसरा दल आंग्ल शिक्षा का समर्थक। प्राच्य शिक्षा समर्थक दल के नेता प्रिंसिप और एच विल्सन थे, जो भारत में संस्कृत व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन देना चाहते थे तथा भारत में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रसार इन्हीं भाषाओं से करना चाहते थे। एच प्रिंसिप बंगाल की लोक शिक्षा समिति के सचिव थे और विल्सन इस समिति के मंत्री। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो और बम्बई के गवर्नर एल्फिस्टन के नेतृत्व में एक अन्य गुट पाश्चात्य शिक्षा को स्थानीय भाषा में देने की वकालत कर रहा था। यह गुट बम्बई में सक्रिय था। आंग्लवादी गुट अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाना चाहता था। आंग्ल प्राच्य विवाद को निपटाने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया तथा भाषा के विवाद पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। 1841 ईस्वी में लोक शिक्षा समिति को समाप्त कर काउंसिल ऑफ एजुकेशन का गठन किया गया। मैकाले ने 1835 ईस्वी में अपना स्मरण पत्र मैकाले मिनट्स प्रस्तुत किया। मैकाले के अनुसार एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के समस्त साहित्य के बराबर है। मैकाले अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते थे जो रंग तथा रक्त से तो भारतीय हो, परंतु प्रवृत्ति, विचार, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज। बेंटिक ने मैकाले मिनट्स को 7 मार्च 1835 ईस्वी को स्वीकार कर लिया, जिसके अनुसार अंग्रेजी भाषा को ही प्रशासन व उच्च शिक्षा का आधार माना गया। 1835 से राजभाषा के रूप में फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया। 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव डाली। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत लॉर्ड ऑकलैंड ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार अगर उच्च वर्ग को सबसे पहले शिक्षित किया जाए तो इस वर्ग के शिक्षित होने पर छन छन कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचेगा। ऑकलैंड के पहले मैकाले ने भी इन्फिल्ट्रेशन सिद्धांत पर कार्य किया। उत्तर पश्चिमी प्रांत आधुनिक उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स टॉमसन ने देशी भाषा द्वारा ग्राम शिक्षा की विस्तृत योजना बनाई। इसके अंतर्गत छोटे छोटे अंग्रेजी स्कूलों को बंद कर दिया गया। अंग्रेजी शिक्षा केवल कॉलेजों तक सीमित कर दी गई तथा गांवों में गणित और कृषि विज्ञान जैसे विषय स्थानीय भाषा में पढ़ाए जाने का प्रावधान किया गया। 1847 ईस्वी में टॉमसन ने
रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य J.E.D. बैथून ने 1849 में भारतीय बालिकाओं के लिए कलकत्ता में एक स्कूल खोला। बैथून की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने इसे बैथून महाविद्यालय बना दिया। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने यह नियम बनाया कि सभी लोक सेवाएं एक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित की कराई गई, खुली प्रतियोगिता के आधार पर भरी जाएं तथा अंग्रेजी ज्ञान को वरीयता दी जाए। इस प्रकार नागरिक सेवा के द्वार भारतीयों के लिए भी खोल दिए गए। 1854 ईस्वी का शिक्षा का चार्ल्स वुड डिस्पैच। सर चार्ल्स वुड, जो उस समय अर्ल ऑफ एबरडीन की मिलीजुली सरकार में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, की अध्यक्षता में भारत की भावी शिक्षा की एक व्यापक योजना बनाई गई, जिसे अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसकी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं। प्रथम, सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान व साहित्य का प्रसार करे। द्वितीय, उच्च शिक्षा के लिए माध्यम अंग्रेजी हो, किंतु देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। तृतीय, गांव में देशी भाषा में प्राथमिक पाठशाला स्थापित की जाए तथा उनके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और कॉलेज खोले जाएं। फोर्थ, शिक्षा में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान किया जाए। फिफ्थ, कंपनी के 5 प्रांतों बंगाल, बम्बई, मद्रास, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा पंजाब में एक एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाए। 1855 ईस्वी में इन 5 प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग स्थापित हुआ। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में तीनों विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। 1857 ईस्वी में ये विश्वविद्यालय खोले गए, जिनमें पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता में स्थापित हुआ। व्यावसायिक एवं तकनीक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। हंटर आयोग, शिक्षा आयोग 1882 से 1883 ईस्वी। 1882 ईस्वी में रिपन के काल में W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग शिक्षा के क्षेत्र में 1854 ईस्वी के बाद की हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग में 20 सदस्य थे, जिनमें से 8 भारतीय थे। इसका कार्य केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना था। इसने सभी प्रांतों का भ्रमण किया और 200 प्रस्ताव पारित किए। इनके प्रमुख सुझाव इस प्रकार थे। प्रथम, प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान तथा यह शिक्षा स्थानीय भाषा व उपयोगी विषयों में हो। प्राथमिक स्कूलों का नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को दिया जाए। द्वितीय, माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड हों। एक में साहित्यिक शिक्षा, जो विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थी तैयार करे। दूसरी में व्यावसायिक एवं व्यापारिक जीवन की शिक्षा दी जाए। तृतीय, शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को बढ़ावा तथा सरकार को माध्यमिक व कॉलेज शिक्षा से हट जाना चाहिए। चतुर्थ, आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा के पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया और बढ़ावा देने को कहा। इस आयोग के सुझावों पर प्रांतीय सरकारों ने कार्य किया और अगले 20 वर्षों में माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। हंटर आयोग के सुझाव पर 1882 ईस्वी में पंजाब, 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। रेले कमीशन 1902। सितंबर 1901 में कर्जन ने शिमला में समस्त भारत के विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया। इसमें पारित प्रस्ताव शिमला प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हैं। कर्जन ने मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचना की, क्योंकि मैकाले की नीति देशी भाषाओं के विरुद्ध थी। 1902 ईस्वी में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। रेले कमीशन के 2 अन्य भारतीय सदस्य थे। प्रथम, सैयद हुसैन बिलग्रामी, हैदराबाद के निजाम का लोक शिक्षा विभाग के निदेशक, एवं गुरदास बनर्जी, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज। इसको केवल विश्वविद्यालय शिक्षा पर सुझाव देना था। रेले कमीशन के सुझावों के आधार पर 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। फर्स्ट, विश्वविद्यालयों को अध्ययन व शोध के लिए प्रोफेसर और लेक्चर की नियुक्ति करनी चाहिए। विश्वविद्यालय के उपसदस्यों की संख्या 50 से कम तथा 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपसदस्यों का कार्यकाल आजीवन न होकर 6 वर्ष होना चाहिए। उपसदस्य मुख्य रूप से सरकार द्वारा मनोनीत होने चाहिए।
चुने हुए उपसदस्यों में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय से अधिक 20 और अन्य विश्वविद्यालयों से अधिक 15 सदस्य चुने जा सकते थे। थर्ड, विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया और सरकार को सीनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर निषेधाधिकार दिया गया। अशासकीय कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। और फिफ्थ था, गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करने का अधिकार दिया गया। कर्जन द्वारा शिक्षा में परिवर्तन का उद्देश्य राजनीतिक अधिक तथा शैक्षणिक कम था। सैडलर आयोग 1917 के अनुसार 1904 के अधिनियम द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय संसार में सबसे अधिक पूर्णतया सरकारी विश्वविद्यालय बन गए थे। भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति कर्जन के समय ही की गई। इसको ग्रहण करने वाला प्रथम अधिकारी H.W. ऑरेंज था। कर्जन के समय 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक अभिलेख संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 1910 ईस्वी में भारत सरकार ने शिक्षा विभाग की स्थापना की। शिक्षा विभाग का एक सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में प्रतिनिधित्व करता था। सर हारकोर्ट बटलर परिषद में वह पहला सदस्य था। 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में शिक्षा के बारे में अपना प्रस्ताव रखते हुए 6 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू करने की मांग की। शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913। 21 फरवरी 1913 ईस्वी को शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन इसमें अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया। यद्यपि निरक्षरता को समाप्त करने पर जोर दिया गया। इसने शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को बढ़ाने पर बल दिया गया। प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर जोर दिया गया। सैडलर आयोग 1917। सरकार ने 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर M.E. सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। सैडलर आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। इस आयोग का विचार था कि अगर विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। सैडलर आयोग ने 1904 ईस्वी में अधिनियम की कड़ी आलोचना की तथा निम्नलिखित सिफारिशें दी। 12 वर्ष की स्कूल शिक्षा व इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश, विश्वविद्यालय से पृथक इंटरमीडिएट कॉलेज हो तथा इनकी परीक्षाओं के संचालन के लिए माध्यमिक बोर्ड का गठन। इस सुझाव के तहत उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई। स्नातक पाठ्यक्रम 3 वर्ष का हो। महिला शिक्षा के प्रसार पर विशेष जोर। अध्यापक प्रशिक्षण की सुविधा पर भी जोर दिया गया। सैडलर आयोग ने विश्वविद्यालय के लिए कुलपति नियुक्त करने का भी सुझाव दिया। 1916 से 1921 ईस्वी के बीच मैसूर, बनारस, पटना, ढाका, अलीगढ़, लखनऊ और उस्मानिया, हैदराबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1922 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा शिक्षा प्रांतीय विषय बन गया तथा शिक्षा को निर्वाचित मंत्री के नियंत्रण में कर दिया। शिक्षा के लिए केंद्रीय अनुदान बंद कर दिया गया। थैंक यू।